हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 143 से स्टार्ट करेंगे और संगीत और स्वर लिपि व ताल लिपि के बारे में एमसीक्यू क्वेश्चन 15 पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 15 से 20 क्वेश्चन होते हैं जो डेली चल रहे हैं, आप देख सकते हैं। काफी हो चुका है, टीजीटी और पीजीटी के लेवल का है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 143, किसी भी गैर रचना को जब विशेष सांकेतिक चिन्हों के द्वारा प्रयुक्त स्वर एवं ताल के द्वारा निर्देशित करते हैं तथा उसको लिपिबद्ध करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? क स्वर लिपि, ख ताल लिपि, ग गीत लिपि या घ निबद्ध लिपि। तो इसका जो सही आंसर है वो है क स्वर लिपि। देखिए, किसी भी गैर रचना को जब विशेष सांकेतिक चिन्हों के द्वारा प्रयुक्त करते हैं ना, सांकेतिक चिन्हों के द्वारा प्रयुक्त के द्वारा स्वर एवं ताल के द्वारा निर्देशित करते हैं, स्वर और ताल के द्वारा निर्देशित करते हैं तथा उसको लिपिबद्ध करते हैं तो उसे हम स्वर लिपि कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 144, प्राचीन काल में भारत में 250 ईस्वी पूर्व किस काल में स्वर लिपि पद्धति का हमें संकेत मिलता है? क वैदिक काल, ख पाणिनि काल, ग भरत काल या घ मध्यकाल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ख पाणिनि काल। 250 ईस्वी का भारत में 250 ईस्वी पूर्व हमें जो स्वर लिपि का हमें जो संकेत मिलता है वो पाणिनि काल में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 145, संगीत के प्रचार प्रसार के लिए सुबोध एवं सरल स्वर लिपि के निर्माण में किन दो भारतीय संगीत विभूतियों को श्रेय दिया जाता है? क पंडित विष्णु नारायण भारतखंडे, ख पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर, ग पंडित रविशंकर या घ पंडित ओमकार नाथ ठाकुर। अब देखिए, इसमें थोड़ा सा अलग दे रखा है, इसमें पूछ लिया गया है कि किन्हीं दो, ठीक है। तो दो में इसका आंसर होगा एक तो क पंडित विष्णु नारायण भातखंडे और पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर। तो यहाँ पे ऑप्शन में गलती है, बल्कि यहाँ पे एक ऑप्शन में से घ में ये नहीं होना चाहिए था और लिखा होना चाहिए क एंड ख, ठीक है, ऐसे होना चाहिए था घ का, ठीक है। तो इसका मैंने आपको बता दिया। एक तो प्रचार सुबोध एवं सरल स्वर लिपि के लिए जो प्रसार में रहे तो ये पंडित विष्णु नारायण भातखंडे और पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर का बहुत बड़ा हाथ है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 146, वह कौन सा ग्रंथ है जिसे 6 भागों में प्रकाशित कर उसमें कई हजार रागों की स्वर लिपियां पंडित विष्णु नारायण भारतखंडे ने प्रकाशित करवाई? क संगीत दर्पण, ख राग दर्शन, ग क्रमिक पुस्तक मलिका, घ राग बोध। तो इसका जो सही आंसर है वो है ग क्रमिक पुस्तक मलिका, ठीक है। ये 6 भागों में है, ठीक है, और पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने इसको प्रकाशित करवाई थी, ठीक है। इसमें स्वर लिपि के बारे में दिया गया है, ठीक है। तो अगर आप प्रैक्टिकल के लिए कभी भी कोई बुक लें, हाँ,
प्रैक्टिकल के लिए, थ्योरी के लिए नहीं बता रहा, थ्योरी के लिए मैंने बहुत सारी बता रखी है। अगर प्रैक्टिकल के लिए आप कभी बुक लें तो आप ये जरूर लें, क्योंकि इसकी 6 और ले लेंगे तो आपको काफी रागों में प्रैक्टिकल में आपको हेल्प मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 147, विष्णु दिगंबर पद्धति एवं भारत खंडे पद्धति में सर्वाधिक लोकप्रिय पद्धति किनकी है? क विष्णु दिगंबर पद्धति, ख भारत खंडे पद्धति, ग दोनों पद्धति, या घ कोई भी पद्धति नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ख भारत खंडे पद्धति सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और लोकप्रिय है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 148, जिन स्वरों के ऊपर या नीचे कोई चिन्ह नहीं होता अर्थात सारे ग म, उसे क्या माना जाता है? एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे और ऑप्शन है इसका क कोमल स्वर, ख शुद्ध स्वर, ग चल स्वर, या घ अचल स्वर। तो इसका जो सही आंसर है वो है शुद्ध स्वर। शुद्ध स्वर में कोई भी चिन्ह नहीं होता। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, देख लीजिए, सा रे, तो ऐसे होगा तो ये समझ लेना शुद्ध होगा। इसमें कोई भी चिन्ह ना हो जिसमें, तो वो शुद्ध स्वर कहलाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 149, जिन स्वरों के नीचे रेखा खींच दी गई हो, जैसे एग्जाम्पल दे रखा है रे ग ध नी, उन्हें क्या कहेंगे? क शुद्ध स्वर, ख तीव्र स्वर, ग कोमल स्वर, या घ विकृत स्वर। तो उसको कहेंगे ग कोमल स्वर। जब भी ये जो चिन्ह होता है ये कोमल का चिन्ह होता है, जैसे रे है, रे के नीचे हमने ऐसे लगाया तो ये कोमल का चिन्ह होता है। ओके, तो इसका आंसर ग होगा। क्वेश्चन नंबर 150, निम्न में तीव्र स्वर कौन सा है? क सा ख रे ग म घ ध। इन चारों में से आपको बताना है तीव्र कौन सा है। तो आपका सही आंसर है ग। ये म ही सिर्फ तीव्र होता है, ये याद रखना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 151, स्वर के नीचे बिंदु वाले स्वर म प ध को क्या मानेंगे? क मंद्र, ख तार, ग मध्य, या घ विकृत। यहां पे आपको एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है, तो उसको हम मानेंगे मंद्र। ठीक है, इसे मंद्र भी कह सकते हैं, खरज भी कह सकते हैं आप। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 152, ग रे सा अर्थात ऊपर बिंदु वाले स्वर को क्या कहेंगे? क मंद्र, ख तार, ग विकृत, या घ मध्य। तो उसको कहेंगे तार। ठीक है, जब भी किसी स्वर के ऊपर बिंदु लगी होती है ऐसे या तो उसे ये तार का चिन्ह होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? तार सप्तक का हम स्वर उसे कहेंगे। आगे चलते हैं, तो उसका कौन सा सही होगा? तार। ओके, और 153, गाने के जिस शब्द के आगे एस ब्रैकेट में चिन्ह हो उसे क्या कहते हैं? क विश्रांति, ख विराम, ग अवग्रह, घ मात्रा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ग अवग्रह। देखिए क्या होता है, जो अब कुछ लोग बोलते हैं जो कि बहुत इजी है, फिर उन्हें कुछ कभी इजी नहीं लगता क्वेश्चन, कभी उनको इजी क्वेश्चन लगता है। वो इसलिए होता है जो आपको आते हैं वो इजी है। अब ये क्वेश्चंस जो अभी कराए हैं 4-5 वो इजी है, ठीक है, क्योंकि वो आपको आते हैं। अब जैसे ये हो गया, ये थोड़ा सा आप बोलेंगे कि ठीक है,
तो जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो आपको ऑटोमेटिक डिफिकल्ट लगेगा, और जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो ऑटोमेटिक इजी हो जाएगा, आपके लिए इजी हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता, ना ही आसान होता है। जो आपको आता है वो आसान हो जाता है, और जो नहीं आता वो डिफिकल्ट हो जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 154। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आप तक अच्छी चीज पहुंचाऊं, और आप अगर ध्यान दें तो मैंने अभी तक जितने भी आपको टीजीटी पीजीटी के क्वेश्चन करवाए हैं उसका ऊपर हेडिंग लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो उसको लेके ही करवाए हैं मैंने, उसको लेके ही जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो सारे करवाए हैं। तो वो आप ध्यान में रखना। तो क्वेश्चन नंबर 153 तक कर लिया था। 154, जिस स्वर के आगे लकीर अर्थात ग आपको दे रखा है, आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, पड़ी हो वह किसका घोतक है, ये एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। कताल ख मात्रा ग विश्राती घ सम। तो इसका जो सही आंसर है वो है ख मात्रा, ये मात्रा का चिन्ह है, ओके। जब भी किसी स्वर के आगे ऐसे, तो ये मात्रा का चिन्ह होता है, ठीक है, इसे मात्रा हम कहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे, स्वरलिपि ताल लिपि के लेके 2-3 क्वेश्चन आएंगे पक्का। क्वेश्चन नंबर 155, भारत खंडे प्रणाली में स्वर के ऊपर खड़ी लकीर म ब्रैकेट को तीव्र स्वर कहा जाता है, तो विष्णु दिगंबर पद्धति में इसे क्या कहते हैं? क तीव्र स्वर, ख तार स्वर, ग मंद्र स्वर या घ शुद्ध स्वर। अब यहाँ पे चिन्ह की बात हो रही है, ठीक है, ये आप याद रखना, चिन्ह की बात हो रही है यहाँ पे। अब ये पूछ रहे हैं, अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं बता देता हूं। जैसे भारत खंडे पद्धति में इसको हम क्या कहेंगे, तीव्र कहते हैं, है ना। तो अगर इसी चीज को हम विष्णु दिगंबर पुरस्कार में पद्धति में क्या कहेंगे, ठीक है, अगर ग के ऊपर भी ऐसे है तो इसको हम कहेंगे ख तार स्वर। तार स्वर को हम विष्णु दिगंबर पद्धति में ऐसे लिखते हैं, ठीक है, इसका चिन्ह ये होता है, ओके, ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 156। ये थोड़ा सा अजीब सा हो गया है। भारत में कितनी ताल लिपि पद्धति प्रचलित है? क 2, ख 3, ग 4 या घ 1। अब यहां पे क्या बोला है, ताल लिपि पद्धतियां, ठीक है। भारत में कितनी ताल लिपि पद्धतियां हैं? तो कितनी है? तो 2 है, ओके, का इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 157। दक्षिण भारत में प्रचलित पद्धति को दक्षिणी या कर्नाटकी स्वर एवं ताल लिपि पद्धति कहते हैं, तो उत्तरी भारत में प्रचलित पद्धति को क्या कहेंगे? क उत्तरी या हिंदुस्तानी पद्धति, ख पूर्वी पद्धति, ग दक्षिणी पद्धति या घ पश्चिमी पद्धति। तो इसका जो सही आंसर है वो है क उत्तरी या हिंदुस्तानी पद्धति। यहां पे बोला गया है कि दक्षिणी भारत में प्रचलित पद्धति को हम दक्षिणी या कर्नाटक पद्धति कहते हैं, तो उत्तर भारत में प्रचलित जो पद्धति उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम उत्तरी या हिंदुस्तानी पद्धति कहेंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 158।
विष्णु दिगंबर पद्धति तथा भारतखंडे पद्धति किस संगीत पद्धति की स्वरलिपि पद्धति है? क कर्नाटकी पद्धति, ख पश्चिमी पद्धति, ग हिंदुस्तानी संगीत पद्धति, घ पूर्वी संगीत पद्धति। तो इसका जो सही आंसर है वो है ग हिंदुस्तानी संगीत पद्धति। यहाँ पे क्या बोला गया है? विष्णु दिगंबर पद्धति तथा भारतखंडे पद्धति किस संगीत पद्धति की स्वरलिपि पद्धति है? तो वो हिंदुस्तानी संगीत पद्धति की है। ठीक है, किसकी है? भारतखंडे और ये विष्णु दिगंबर और भारतखंडे पद्धति किस के अंदर आएगी? तो हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के अंदर आएगी। ये हमेशा याद रखना। आगे चलते कि क्वेश्चन ऐसे ही घुमा के पूछे जाते हैं। 159 क्वेश्चन नंबर, प्राचीन काल में कर्नाटकी पद्धति कितने तालों की पद्धति थी? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क 100, ख 108, ग 32, घ 72। तो इसका जो सही आंसर है वो है ख 108। ठीक है, प्राचीन काल में कर्नाटक पद्धति 108 तालों की पद्धति थी। ओके, आज का अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 160, आधुनिक काल में कर्नाटकी पद्धति कितनी तालों की पद्धति रह गई है? ठीक है, वो क्वेश्चन अलग था, ये क्वेश्चन अलग है। क 25, ख 28, ग 30 या घ 35? 25, 28, 30, 35। तो इसका जो सही आंसर है वो है घ 35। आधुनिक काल में कर्नाटकी पद्धति कितने तालों की पद्धति रह गई है? तो 35 तालों की पद्धति रह गई है। ओके, तो ये था आज के हमारे 15 क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और जो भी प्रॉब्लम है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी हमारे टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का नाम बता देता, ऑल म्यूजिक एग्जाम। ऑल म्यूजिक एग्जाम के नाम से हमारा टेलीग्राम है। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है, वहां से जाके आप टेलीग्राम में से ज्वाइन हो सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो वहां से पूछ सकते हैं। बाकी कमेंट करके चीजें पूछ सकते हैं। जो भी बहुत सारे प्रश्न ऐसे कमेंट में होते हैं जिसका मैं आंसर इसलिए नहीं देता क्योंकि उसका आंसर मैं पहले ही दे चुका होता हूं, वो भी वीडियो के साथ, है ना। अगर आप वीडियो देखते हैं तो या तो मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उस पर अलग से एक वीडियो बना देता हूं। अगर वो थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंट होती है तो मैं ऐसी वीडियो में उसके आंसर दे देता हूं। जो लोग देखते हैं उनको अपने आप पता चल जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो चैनल को शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना। आज के लिए इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत। थैंक यू एवरीवन।